एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। एनसीपी की फैमिली फाइट का थर्ड राउंड शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत शरद पवार ने की है। इस बार शंखनाद के लिए शरद पवार ने चुना दिल्ली को। सीनियर पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक से पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ बड़े फैसले लिए गए। पार्टी के अध्यक्ष पद पर दावा शरद पवार ने दोहराया है। शरद पवार ने अपनी बातों से समर्थकों का हौसला बढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन सवाल है कि जो शरद पवार अब तक दिल्ली की सियासत से जुड़े फैसले भी मुंबई में बैठकर लेते रहे, उन्हें बैठक के लिए आखिर दिल्ली क्यों आना पड़ा? ये बड़ा सवाल है। क्या भतीजे की बगावत ने वाकई शरद पवार की सियासी जमीन हिला दी है? अजीत कैंप पर बढ़त बनाने के लिए शरद पवार अब कौन सा दांव चलने वाले हैं? हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले एनसीपी में चल रहे दंगल से जुड़े मेजर अपडेट्स आपको बता देते हैं। और ये क्या क्या अपडेट है, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाती हूं। शरद पवार ने दिल्ली में पार्टी के अपने गुट के नेताओं के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और इस बैठक के बाद शरद पवार ने कहा है कि मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं। शरद पवार की तरफ से कहा गया है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने के बाद कि मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं। बैठक को अवैध बता दिया हालांकि अजीत पवार गुट ने। शरद पवार कह रहे हैं मैं पार्टी का अध्यक्ष। अजीत पवार की तरफ से दोहराया जा रहा है कि मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसको लेकर अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी भी कल लिख दी गई थी। शरद पवार कह रहे हैं अजीत समेत 9 एमएलए पार्टी से बाहर हमने कर दिए हैं। वहीं अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा है मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास है, फैसला जो है वो चुनाव आयोग को लेना है। तो कुल मिलाकर ये एनसीपी की कलह कथा है जो थर्ड राउंड में पहुंच चुकी है। और इस सब के बीच अजीत पवार और शरद पवार के खेमे से जो अब दांव चले जा रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि इस बार फॉरवर्ड प्लानिंग के मामले में चाचा शरद पवार भतीजे से मात खा गए। इसीलिए तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सीनियर पवार के कैंप का रिएक्शन जो है वो शार्प होता जा रहा है। इसका सबूत दिल्ली में दिखा है, जहां एनसीपी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर्स बदल दिए गए। हम आपको वहीं के 2 वीडियोस दिखा रहे हैं। एक वीडियो पोस्टर हटाने का, दूसरा पोस्टर लगाने का। दरअसल पहले जिन पोस्टर्स पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सरीखे नेताओं की तस्वीरें थीं, उन्हें हटा दिया गया और गद्दार लिखे पोस्टर्स अब यहां लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जिस पोस्टर पर गद्दार लिखा हुआ है, दावा किया जा रहा है उसकी थीम बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली पार्ट 1 के पोस्टर से कॉपी की गई है। पोस्टर में किसी का चेहरा तो देखिए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपने वाले कटप्पा की जगह जो तस्वीर लगाई गई है वो प्रफुल्ल पटेल से काफी मिलती जुलती सी नजर आ रही है। और बाहुबली की जगह जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, लगता है उसकी कद काठी जो है वो शरद पवार सरीखी दिखाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर ये वो पोस्टर जिसको लेकर पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। और खास बात यह है कि शरद पवार के खेमे की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में अजीत पवार के लिए एक सॉफ्ट अप्रोच जो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल से मिलते जुलते चेहरे का तो इस्तेमाल किया गया है धोखा देने वाले शख्स की जगह, लेकिन अजीत पवार की इमेज के इस्तेमाल से परहेज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या पोस्टर में अजीत पवार की इमेज के इस्तेमाल से जानबूझकर बचा गया है? अजीत पवार को लेकर शरद पवार कैंप की नरमी आखिर क्या कह रही है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब आपको आगे बताएंगे हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए एनसीपी के दिल्ली वाले दफ्तर पहुंचे। एनसीपी कैंप का कोई भी नेता हालांकि इस मामले पर कैमरे पर खासतौर से खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आया। पोस्टर और होर्डिंग्स में, नारों में या फिर बयानों में अजीत पवार का नाम बहुत कम आ रहा है। अपने आप में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब हमने जो है इस पर एनसीपी के शरद पवार गुट के नेताओं से बात की है तो उनका ये कहना है कि अजीत पवार का तो वो स्टेचर ही नहीं रहा है, कभी वो राष्ट्रीय स्तर के नेता ही नहीं है, तो आखिर उनको जानता ही कौन है और इसी वजह से उनका नाम लेने से फायदा क्या। लेकिन यहां ये याद दिलाना होगा कि अजीत पवार ही वो है जिनके नेतृत्व में पार्टी में टूट हुई है, लेकिन एनसीपी में या ये कहा जाए शरद पवार गुट में अभी भी सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। जिन निलंबित विधायकों की बात भी की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात हो रही है, उसमें भी 9 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है, अजीत पवार का सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। अपने आप में कुछ सवाल जरूर है।
देखिए, अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। शरद पवार ने ही उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया और उन्हें लेकर इस वक्त भी काफी नर्म शरद पवार नजर आ रहे हैं। अगर आप 2019 की बगावत को भी याद करेंगे तो फिर 2019 की बगावत के बाद भी शरद पवार ने अजीत पवार को न सिर्फ पार्टी में वापस लिया था बल्कि डिप्टी सीएम का पद भी अजीत पवार को दिलवाया था। तब भी यही नरमी शरद पवार की दिखी थी। इस बार यानी 2 जुलाई को हुई बगावत के 3 दिन बाद भी शरद पवार भतीजे को अब बातचीत की नसीहत देते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो इस बार भी वही नरमी जो नजर आ रही है। जानकार इसके लिए शरद पवार की बढ़ती उम्र और उनके घटते राजनीतिक रसूख की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे आगे, लेकिन पहले बात महाअघाड़ी के नेताओं की, जो एनसीपी की फूट के लिए अजीत पवार को तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन क्लीन चिट वो शरद पवार को भी नहीं दे रहे। अजीत दादा संघर्ष करो। हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पे इस पर असर पड़ता है। आखिर तक ये कोशिश जारी थी कि जो कदम उठाने जा रहे हैं अजीत पवार और सारे एमएलए और नेता, वो पवार साहब और ये सब मिलकर आगे जाएं, इसकी कोशिश अंत तक जारी थी। पता चला कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हो, वो षड्यंत्र आपके साथ भी हो सकता है। हमने कभी तोड़ा नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस को, हमने कभी शिवसेना तोड़ी नहीं। गलत नीतियों के कारण शिवसेना भी टूटी। शिवसेना और भाजपा है, उसको बढ़ाने के लिए अजीत दादा अगर एनसीपी लेके आते हैं तो ठीक है ना। उसका निर्णय जो ये इलेक्शन कमीशन लेगा, उनकी मीटिंगें होगी, बैठक होगी, इनकी भी बैठक होगी। और कौन सी बैठक सही है और गलत है, इसका फैसला ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, करेगा इलेक्शन कमीशन। इससे सवाल बड़ा है कि आखिरकार पवार फैमिली की ये लड़ाई जो है वो गद्दार तक कैसे आ गई है। पार्टी पर दावे से लेकर विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन तक का मामला इस वक्त चुनाव आयोग के पास है और शरद पवार ने वकीलों के साथ बैठक करके संकेत दे दिया कि वो तो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कोर्ट और चुनाव आयोग का फैसला क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 साल में बड़े 3 सियासी धक्के जो शरद पवार को लगे हैं, जिसका सीधा असर उनके सियासी रसूख पर पड़ा है। 29 जून 2022 की तारीख थी। शरद पवार को पहला बड़ा धक्का तब लगा था जब शिवसेना में फूट के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी तो एनसीपी भी सत्ता से बाहर हो गई। दूसरा झटका शरद पवार को तब लगा जब तारीख 10 अप्रैल 2023 की थी और फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था। एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, एनसीपी को तीसरा और सबसे बड़ा धक्का इसी महीने 2 जुलाई को लगा है, जब 43 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे अजीत पवार ने पार्टी पर ही दावा ठोक दिया है। ऐसे में एनसीपी का अब आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में इसका फैसला तो हो जाएगा, लेकिन असली सवाल अब खड़ा हो गया एकनाथ शिंदे को लेकर। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कितने दिन तक है एकनाथ शिंदे? शिवसेना बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद अजीत पवार साफ शब्दों में कह चुके हैं कि उन्हें तो मुख्यमंत्री बनना है और फिलहाल मुख्यमंत्री शिंदे हैं। सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर वो सफाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। कुछ वक्त पहले देवेंद्र फडणवीस के सपोर्ट में ये पोस्टर महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई दिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार को प्रोजेक्ट करने वाले पोस्टर महाराष्ट्र में कुछ वक्त पहले दिखाई दिए थे। अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में एक और पोस्टर चर्चा में आ गया। भावी सीएम फडणवीस के बाद महाचाणक्य फडणवीस का पोस्टर रिलीज हो गया। मतलब साफ है,
अजीत पवार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, दोनों नेताओं के सपोर्टर्स उन्हें सीएम पद पर देखना चाहते हैं और सीएम पद को लेकर दोनों की हसरत भी किसी से छिपी नहीं है। मगर अब तो अजीत पवार खुले तौर पर कहते हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, यानी वो क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी से हाथ इसलिए मिलाया, चाचा से बगावत इसलिए की क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही बनना है, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालंय, पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। अजीत पवार के तेवर से क्लियर है कि वो इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं। इसीलिए सवाल उठते हैं, क्या अजीत पवार और फडणवीस के बीच एकनाथ शिंदे असहज महसूस कर रहे हैं? क्या अजीत पवार के आने के बाद बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे अब चंद दिनों के सीएम हैं? इन सवालों का सस्पेंस तब और बढ़ गया जब एकनाथ शिंदे का पब्लिक अपीयरेंस कम होने लगा। और सारा फोकस अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की केमिस्ट्री को मिलने लगा। खबर तो यह भी आई कि जब महामहिम महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के बजाय शिंदे अपने एमएलए के साथ मंथन कर रहे थे। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए उद्धव गुट ने कह दिया कि अजीत पवार को शामिल करने का मतलब ही यही है कि अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है। एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी, पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। सियासत में दगाबाजी का दस्तूर कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत ने 1 साल में 2 बगावत देख ली। पहले शिंदे ने उद्धव की शिवसेना को तोड़ा, अब अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी को 2 फाड़ कर दिया। लेकिन शिंदे को अब भी यकीन है कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी, वो सीएम बने रहेंगे। वो पहले से कहते हैं कि सरकार गिरने वाला है, सरकार जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा। वो तो जब सरकार का शपथ विधि हुआ तभी से वो चल रहा है, लेकिन दिन पे दिन ये सरकार मजबूत हो रहा है। और इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। ये राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, अजीत दादा के भी वही विचार है। तो इसीलिए अजीत पवार और उनके सहयोगी जो है वो साथ में आने से सरकार और मजबूत हो गया है और जोर से इस राज्य का विकास होगा। माननीय एकनाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। अपोजिशन पार्टियां महाराष्ट्र में संभ्रम निर्माण करना चाहती है, एकनाथ शिंदे जी वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अगर सियासत शब्दों के वचनों का ही पालन करे तो फिर वो सियासत कैसी? अजीत पवार बीजेपी पर बरसते थे, फडणवीस उनके खिलाफ बयान देते थे, लेकिन अब दोनों साथ हैं। शिंदे उद्धव के भरोसेमंद थे, मगर अब उन्हें छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं। इसीलिए कौन कब क्या कर जाए कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर शिंदे को कैमरे के सामने आकर सीएम पद पर सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई तस्वीर तो धुंधली जरूर है। उधर तस्वीर जो है वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी धुंधली है। अगर कुछ साफ है तो वो यूसीसी पर बढ़ता विरोध का दायरा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि यूसीसी उसे कतई मंजूर नहीं। यूसीसी की मुखालफत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, उद्धव ठाकरे से उन्होंने मीटिंग की। बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया कि देश में शरई अदालतों की संख्या वो बढ़ाएगी। साथ ही बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। और दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद है जिसने ताल ठोकी है कि कयामत तक यूसीसी कतई मंजूर नहीं। अब सवाल ये कि फिर यूसीसी पर छिड़ा विवाद थमेगा कैसे? यूसीसी पर सहमति बनेगी कैसे? चौबीस घंटे पहले यूसीसी की मुखालफत का जो एजेंडा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में सेट किया, उसका जबरदस्त रिएक्शन आया।
यूसीसी के मिशन मुखालफत के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे दिग्गजों से मीटिंग की। AIMPLB ने क्लियर कर दिया कि वो देश में शरई अदालतों का विस्तार जारी रखेगा। पीएम मोदी तक से मीटिंग की जाएगी। तो क्या अब लड़ाई संविधान बना शरीयत की होने वाली है? कई शरई अदालतें इमारत शरिया जो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड में उनके तहत चल रही है, इमारत शरिया आसाम में उसके तहत चल रही है। तो ये पूरे मुल्क में है इसका जाल एक्सपेंड करने की और योजना कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए शरई अदालत जो है वो आसान और सस्ते तरीके पर और जल्दी फैसला करने का एक प्लेटफॉर्म। हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं। NCP के जो प्रमुख हैं शरद पवार जी, उनसे मुलाकात की। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब से बात की। हम राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी का नुकसान नहीं है। एक घर में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। आखिर जो मुस्लिम समाज के लोग यूरोप में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, वहाँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उनका धर्म कहाँ कब्जे में होता है? किसी के धार्मिक मामले में दखल नहीं है यूसीसी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू और दिलचस्प है। 14 जून को लॉ कमीशन ने यूसीसी पर जो सुझाव मांगे, उनका भी पिटारा खुला। 19 लाख से ज्यादा सुझाव लॉ कमीशन को अब तक मिल चुके हैं। इसमें एक सुझाव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी है। 3 पन्नों के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कई बातें लिखी। लॉ कमीशन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब, यूसीसी को लेकर राजनीति हो रही है। बिना किसी ब्लूप्रिंट के सुझाव मांगे गए। पर्सनल लॉ शरीयत का हिस्सा, मुसलमानों की पहचान। मुसलमान अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं। यूसीसी हर धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला। लोकतांत्रिक तरीके से यूसीसी का विरोध करेंगे। यूसीसी पर रिएक्शन तो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी आया। जवाब में साफ किया गया कि पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसमें कयामत के दिन तक फेरबदल नहीं किया जा सकता। हम इस मसले के अंदर ये स्टैंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए, हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे। लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं करना चाहिए। लॉ कमीशन को जमीयत ने जो जवाब दिया, जमीयत की तरफ से कहा गया है यूसीसी पर दोबारा बहस राजनीतिक साजिश का हिस्सा। समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य। धार्मिक मामलों और पूजा के तरीकों से समझौता नहीं करेंगे। पर्सनल लॉ कुरान सुन्नत पर आधारित, जिसमें कयामत के दिन तक संशोधन संभव नहीं। यूसीसी देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का मुद्दा। सरकार सभी धर्मों, समाज और आदिवासी समूहों से बात करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद के सपोर्ट में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के साथ समाजवादी पार्टी तक मैदान में उतर आई। समान नागरिक संहिता लाने से पहले आपको तमाम धर्मों को, तमाम समुदायों को, तमाम बिरादरियों को समान नागरिक समझना चाहिए। यूसीसी लाना इनका असल मकसद नहीं है। असल मकसद इनका मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना है और 2024 पर इनका निशाना है। मुसलमानों को नुकसान क्या मुसलमान मान ही नहीं सकता इन चीज़ों। जो बाकी मुसलमान है वो तो कुरान को मानेगा, वो यूसीसी को थोड़ी मानेगा। हम तो कुरान को मानेंगे। यूसीसी पर सीधा चैलेंज सरकार को है। मुस्लिम संगठनों का स्टैंड क्लियर है, वो यूसीसी की मुखालफत से पीछे हटने वाली नहीं और न ही यूसीसी पर किसी समझौते के लिए तैयार है। इधर AIMPLB के मेंबर्स पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। वहीं यूसीसी पर सियासत की थ्योरियां और चढ़ गई, वाद विवाद और बढ़ गया है। लाने दीजिए ना प्रपोजल। अगर कोई भी इनका ऐसा प्रपोजल होगा जिससे कि यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं मुल्क के, उनको नुकसान पहुंचेगा, हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। अब जब जिसकी दुकान बंद हो रही हो, जिसकी पूरी राजनीति समाप्त हो रही हो, वो तो आवाज़ उठाएगा ही। उनका आवाज़ उठाना स्वाभाविक है, लेकिन ये आवाज़ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये आवाज़ मुसलमानों के पर्सनल लॉ के लिए नहीं है। ये आवाज़ उनकी दुकान को बचाने के लिए, जो कि मुझे लगता है अब नहीं बचेगी। बड़ी बुनियादी बात मौलाना साहब बता रहे थे कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी कोई ड्राफ्ट तक सामने नहीं आया है, लेकिन बावजूद इसके हवा उसका अभी से बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की।
पेशाब कांड के वायरल वीडियो पर मचे बवाल के बाद सूबे की सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पीड़ित को अपने घर बुलाया, बाकायदा उसके पैर धोए और उसका सम्मान किया। एमपी के चीफ मिनिस्टर दशमत रावत के कदमों में है। दशमत के पैर धोकर शिवराज सिंह चौहान ने पानी को अपने सिर से लगाया, अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। शिवराज के आतिथ्य का ये वीडियो वायरल हो चुका है। जिन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये मानव सेवा अचंभित कर रही है, जिन्हें इन दुर्लभ तस्वीरों के इनसाइड स्टोरी नहीं मालूम, जो नहीं जानते कि दशमत रावत कौन है और क्यों एक सूबे का मुख्यमंत्री उनकी सेवा में बिछा हुआ है, तो उन्हें अगले 2 मिनट में सारे जवाब मिलने वाले हैं। दरअसल बीते हफ्ते एमपी के सीधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रवेश शुक्ला नाम का एक शख्स पास बैठे आदमी के चेहरे पर यूरिन करते हुए दिखाई दिया। इस पेशाब कांड के विक्टिम कोई और नहीं, वही दशमत रावत है, जिन्हें अब सीएम हाउस में सम्मान देने में शिवराज सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था। अब चूंकि आरोपी प्रवेश शुक्ला का बीजेपी कनेक्शन और दशमत रावत का आदिवासी फैक्टर सामने आ चुका था, इसलिए विपक्ष ने बीजेपी पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में एक वीडियो ने भूचाल ला दिया, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में मैनेज करने की कोशिश की। शिवराज सिंह चौहान ने देर तक दशमत से बात की, घर परिवार का हाल चाल जाना, सरकारी योजना से घर को फायदा मिलता है या नहीं ये भी पूछा, और फिर ट्वीट करके कहा कि उनके लिए जनता ही भगवान है। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। समय के इस चक्र पर दशमत रावत को भी यकीन नहीं हो रहा था। मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संघ में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। अब सीएम के हाथों दशमत की सेवा वाकई पश्चाताप है या फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन आदिवासी बहुल स्टेट में कांग्रेस इस पेशाब कांड को बड़ा मुद्दा बनाने में पूरी ताकत से जुट गई है। हम ये मामला उठाएंगे, उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है, वो ये कैमरा से नहीं करते। ये जो नाटक नौटंकी है, ये कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन आदिवासियों के मन, मस्तिष्क और उनके सम्मान पर जो दाग लगा है वो नहीं धुल सकता। एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का एक कार्यकर्ता, भाजपा का एक नेता पेशाब करता है और उसके बाद उससे एक हलफनामा ले लिया जाता है कि वो इसकी शिकायत नहीं करेगा। वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी का और बाकी अन्य लोगों का, जब आक्रोश दिखा तो इनको एक्ट करना पड़ा। 3 महीने से उस आदमी के साथ ये बदसलूकी थी और वो क्या चाहता था, वो अपना पैसा ही तो मांग रहा था इनसे। ये दिखाता है सत्ता का दम्भ और ये दिखाता है आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार। और जब सीधी कांड का ये वीडियो वायरल हुआ तो ये अफवाह भी वीडियो के साथ वायरल हो गई कि जो पीड़ित है वो मानसिक रूप से कमजोर है। सवाल है कि फिर तो आरोपी को आप क्या कहेंगे? शायद अमानुष शब्द भी आरोपी के लिए कम, छोटा पड़ जाएगा। कुछ लोगों का दावा यह है कि वीडियो जो है वो कई महीने पुराना है, अब जाकर वायरल हो रहा है। लेकिन क्या इससे वो पाप छिप जाता है? आरोपी प्रवेश शुक्ला से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए जो बेहद शॉकिंग है। ये ताकत के नशे और नशे की ताकत में इंसान से अमानुष बन जाने का परिणाम है। बिखरे हुए मलबे के बीच खाना बनाना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोग भी आने से कतरा रहे हैं। परिवार वालों को मुंह छिपाना पड़ रहा है। इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना कि ये प्रवेश शुक्ला के परिवार वाले हैं।
वही प्रवेश शुक्ला जो सीधी पेशाब कांड का आरोपी है। प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लग चुका है, घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है, परिवार सड़क पर आ चुका है, लेकिन प्रवेश की अकड़ कायम है। पहली तस्वीर 4 जुलाई की देर रात की, जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पहरे में प्रवेश अकड़ कर चल रहा था। सीधी पुलिस की फजीहत हुई तो 5 जुलाई को अलग तस्वीर सामने आई। बहरी थाने में पुलिस प्रवेश का कॉलर पकड़कर उसे कोर्ट तक ले गई। जिस विधायक का प्रतिनिधि बनकर प्रवेश शुक्ला इलाके में रौब झाड़ता था, अब उस विधायक ने भी प्रवेश से पल्ला झाड़ लिया है। सीधी पेशाब कांड का वीडियो सामने आने के बाद कई संगठन और देश भर से लोग शिवराज सरकार पर आरोपी प्रवेश के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहे थे। सीएम ऑफिस से जवाब आया कि अभी तो एनएसए लगा है, बुलडोजर चला है, जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश में ये जो आदिवासी फैक्टर है, ऐसे ही किंगमेकर के रोल में नहीं है। लोकसभा का रण हो या फिर विधानसभा की जंग, ए फैक्टर को साधे बिना जीत का स्वाद चखना हर सियासी दल के लिए टेढ़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2011 में हुई जनसंख्या गणना पर अगर गौर किया जाए, देश में ए फैक्टर की पावर, भारत में आदिवासी समुदाय की कुल आबादी 10 करोड़ 5 लाख। अगर बात अकेले मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में ए फैक्टर की पावर, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 26 लाख, जिसमें आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 1 करोड़ 53 लाख। आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के 21% के आसपास है। 20 जिलों में आदिवासी समुदाय की आबादी 25% से ज्यादा है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिहाज से आदिवासी वोटर कहां कहां किंग मेकर की भूमिका में है, ये भी आपको समझना चाहिए। देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। ये 29 सीटें मध्य प्रदेश लोकसभा की आपके सामने। इनमें से 10 सीटों पर आदिवासी वोटर सीधे गेम चेंजर की भूमिका में माना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की ये 10 कौन कौन सी सीटें हैं, अब उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जहां ये आदिवासी वोट बैंक को साधे बिना जीत हासिल कर ही नहीं सकती है कोई राजनीतिक दल, इसे भी सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा असर रतलाम 70% आदिवासी वोटर है, धार में 54% है। ये देखिए, रतलाम 70% है, धार में 54% है। आगे बढ़िए जल्दी से, खरगोन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 48% खरगोन में वोटर आदिवासी है। वहीं खंडवा 35% आदिवासी वोटर है। इसके अलावा बैतूल अगला नाम आने वाला है, ये आ गया बैतूल, 28% यहाँ पर आदिवासी वोटर है। इसी तरह जिस सीधी में ये पेशाब कांड हुआ है, वहां 31% के करीब आदिवासी वोटर है। इसके अलावा शहडोल में 46% है और मंडला में करीब 26% है। बालाघाट में भी मंडला ही की तरह 26% आदिवासी वोटर है। और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर आदिवासी वोटर 31% है। खास बात यह कि 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश, 6 सीट आदिवासी समुदाय के लिए इनमें से आरक्षित है। और मध्य प्रदेश लोकसभा के नतीजे 2019 वाले कुल इन 29 सीटों पर बीजेपी के खाते में 28 सीटें गई थी और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। लोकसभा से अलग अगर विधानसभा पर आदिवासी वोट बैंक की ताकत देखी जाए तो फिर मध्य प्रदेश के नतीजे आपके सामने हैं। ये 2018 वाले 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल जो 47 सीटें हैं, जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, इनमें बीजेपी को सिर्फ 16 पर जीत मिली थी। और वहीं अगर और पीछे जाएंगे आप 2013 में, तो बीजेपी को 31 सीटें मिली थी। तो 2018 बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली थी। और आप जानते हैं किस तरीके से बीजेपी जो मध्य प्रदेश की सत्ता है 2018 में, उससे आउट हो गई थी। कुल मिलाकर अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सैलाब की। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर है। सैलाब से सिर्फ हिंदुस्तान ही परेशान नहीं, आफत की बाढ़ ने चीन को भी अपनी चपेट में लिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई। सड़क पर सैलाब आ गया, कई जगहों पर गाड़ियां बहने लगी। बाढ़ की चपेट में आए इस ट्रैक्टर की हालत देखिए। ये बाढ़ के विकराल रूप को बताने के लिए काफी है। हर तरफ पानी ही पानी। हालांकि स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। नदियां नाले उफान पर। मौसम विभाग ने इंदौर, जबलपुर सहित 21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने ही शहर को जलमग्न कर दिया। घरों में पानी ने डेरा जमा लिया, सड़क तालाब में तब्दील हो गई। शनिवारा में एक एम्बुलेंस फंस गई। गनीमत रही कि वहां खड़े युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एम्बुलेंस को धक्का मारकर बाहर निकाला। बारिश की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यूपी के बिजनौर में भारी बारिश की वजह से गंगा का बढ़ा जलस्तर डरा रहा है। सैलाब में फंसी ये रोडवेज बस उसका ट्रेलर है। लखनऊ से देहरादून जा रही बस अचानक पानी में फंस गई, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सड़क पर लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आसमानी आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया है। शहर शहर गली गली पानी ही पानी। आलम यह है कि ऊंचाई वाले इलाकों में भी पानी भरा है। रामपुर की सड़कों पर लोग बोटिंग करते नजर आए। यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कुदरत का कहर क्या होता है, उसकी एक झलक चीन से आई इन तस्वीरों में देखिए। वीडियो में दिख रहा है कैसे सैलाब की चपेट में आने से इमारत की जल समाधि बन गई। सैलाब के बहाव में जो भी आया बहता चला गया। इस बाढ़ का मंजर इतना भयानक था कि एक झटके में 15 जिंदगियां खत्म हो गई। हर तरफ तबाही ही तबाही। चीनी मीडिया के मुताबिक मध्य और दक्षिण पश्चिमी चीन में भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की मार झेल रहे गुजरात के कई इलाकों में सैलाब का तांडव जारी है। अरावली जिले में भारी बारिश की वजह से घरों और दफ्तरों में पानी घुस गया। जिले की नदियां और नाले ओवरफ्लो होने लगे, जिसके बाद सड़कों पर कमर तक पानी जमा हो गया। महंगाई ने टमाटर को चोरों का टारगेट बना दिया और हालात ये हो गए हैं कि चोर सीधे खेत से टमाटर उड़ा ले जा रहे हैं। अगर टमाटर दुकानों तक भी पहुंच जाए तो वहां भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। पहली नजर में आपको इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि एक सब्जी बेचने वाले ने ये सीसीटीवी टमाटर चोरों को पकड़ने के लिए लगाया है। जी, तेलंगाना के महमूदाबाद में टमाटर चोरी होने लगे। परेशान होकर टमाटर बेचने वाले किसान सीसीटीवी इंस्टॉल करने लगे। जिन्हें टमाटर चोरी होने वाली खबरों पर यकीन न हो रहा हो, उन्हें कर्नाटक की खबर सुनकर जरूर झटका लगेगा। हासन की इस महिला का कहना है कि चोरों ने इनके खेत से करीब 2.5 लाख के टमाटर चोरी कर लिए। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। टमाटर पर आ रही इन वायरल खबरों का असर दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में भी दिखा। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तिजोरी के भीतर सब्जियां भरकर लाए, जिनकी पहरेदारी में नकली सुरक्षाकर्मी नकली बंदूकों के साथ नजर आए। सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम और महंगाई का असर जम्मू में अमरनाथ यात्रियों की सेवा में लगे भंडारे पर भी पड़ने लगा। महंगाई से बचने के लिए श्रमिक और रसोइयों की तादाद घटा दी गई है। इंसानों की जगह अब मशीनों का सहारा लिया जा रहा है ताकि लागत कम की जा सके।